जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। आप सभी के तैयारी को और बेहतर करने के लिए, उसमें वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं 11 अगस्त 2023 का द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स और डाउन टू अर्थ से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं उन सभी को लेकर के आ गया हूँ। चलिए देखते हैं आज हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग मैप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कर्नाटक में हाथियों की आबादी। तो ये अभी न्यूज में है, क्या बातें हैं इससे, इम्पोर्टेंट है, सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। चलिए देखेंगे आगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद से जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन 2023, उसके बाद से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत जो जो पहल किए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। सांप्रदायिक हिंसा, इसको देखेंगे। उसके बाद से अमेजन राष्ट्र संयुक्त रूप से वनों की कटाई न्यूज में क्यों है, कुछ कुछ खास बातें हैं तो इनको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इतनी सारी चीजों को पढ़ेंगे। सभी चीजें इसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से। देखिए मैं आप लोग को बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं हर दिन जितने भी टॉपिक्स लेकर के आता हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये मैं पूरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को अगर भरोसा ना हो तो आप लोग अपना जो सिलेबस है यूपीएससी का उसको देखिए, पिछले जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखिए, उसके बाद से आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। लेकिन आपको भी अगर लग रहा है कि हाँ सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है तो आप बिल्कुल पूरे लास्ट तक वीडियो को अच्छे से समझिए। देखिए व्यूज वगैरह का कोई यहाँ पे मैटर नहीं है, आप लोगों के देखने और ना देखने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि इतना बेहतर तरीके से हर चीज़ को आपके लिए मैं ले करके आ रहा हूँ, लेकिन आप लोग अगर उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं ना, तो देखिए मुझे थोड़ा सा तकलीफ लगेगा। मैं सच बोल रहा हूँ, जो है ज़्यादा इधर उधर बात करने में नहीं मजा आता है। देखिए आप लोग अगर इसका अगर जितना ज़्यादा लाभ लेते हैं वो आपके लिए है। आपको डेली ये आपको बर्डन बढ़ते रहेगा। देखिए आज अगर इसको पूरा नहीं देखे वीडियो को तो कल फिर से एक वीडियो आ जाएगा, फिर उसमें जितने कंटेंट रहेंगे उसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी। तो जैसे ही आपको, और टाइम भी फिक्स कर दिया हूँ आपको 5 बजे, सुबह आपको 5 बजे वीडियो मिल जाता है। तो सुबह उसी समय देख करके पूरा कंप्लीट कीजिए, नोट्स वगैरह बना करके सारी चीज़ें, और कंप्लीट देखिए, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है उतने को आप अच्छे से कीजिए। ठीक है, आपको ही अगर लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट है या नहीं है तो उसी हिसाब से करके। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग पूरा इसका लाभ उठाइए, हर चीज़ों को अच्छे से आप देखिए, समझिए और अपने प्रिपेयर को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर कीजिए अपने प्रिपरेशन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे मैप देखने वाले हैं। सबसे पहले मैप से स्टार्ट करते हैं। मैप में हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका देखेंगे कि किससे संबंधित टॉपिक भी है, तो हम लोग को थोड़ा सा इसको अच्छे से और देख लेना है। और लगभग हम लोग जितने बार रिवाइज करें अच्छा ही बात है, ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये दक्षिणी अमेरिका का क्षेत्र है, यानी कि कॉन्टिनेंट है, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट। उसके अंतर्गत देखिए कितने सारे देश आते हैं। तो देश को हम लोग देखेंगे। देश को हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो है इसको डायरेक्शंस में बांट देते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से डायरेक्शन में बांटे, या फिर हम लोग ये कहें कि तटीय क्षेत्र से अगर लेकर के देखते हैं तो भी, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देखते हैं कि ये उत्तरी क्षेत्र में आप देखते हैं दक्षिणी अमेरिका का। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में यहाँ पे देखेंगे कोलंबिया, फिर वेनेजुएला, फिर यहाँ पे युगांडा, सॉरी गुयाना, फिर यहाँ पे सूरीनाम। उसके बाद से यहाँ पे एक फ्रेंच गुयाना करके नाम आता है, ये जो कि ये आप देखेंगे कि फ्रांस के अंतर्गत ये है। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे ब्राजील है, ये पूरा तटीय क्षेत्र समुद्र से जुड़ा हुआ है। उसके बाद से आप ब्राजील के दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे उरुग्वे, फिर यहाँ पे देखेंगे अर्जेंटीना दक्षिणी क्षेत्र में। सारे ये देख रहे हैं कि इनके जो बॉर्डर लाइन्स है वो कहीं ना कहीं समुद्र से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे चिले, ठीक है, या चिली।
और फिर आप देखेंगे यहाँ पेरू, ठीक है, फिर इक्वाडोर। तो इतने सारे देश जो हैं वो आपको तटीय क्षेत्र से जुड़े हुए देश दिखेंगे। अब आपको जो यहाँ पे देखेंगे कि पूरे एक तरीके से जो भूमि से पूरे देशों के बीच में घिरे हुए, तो ये इस कॉन्टिनेंट में दो देश ऐसे हैं, एक है ये पराग्वे और दूसरा यहाँ पे बोलिविया, ठीक है। तो ये जो दो देश हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपको अभी अमेजन के बारे में मैं आपको टॉपिक बताया, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लगभग आप अगर मान के चलें एक इस तरीके से अगर मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो लगभग कुछ इस तरीके से जो है ये अमेजोन का जो यहाँ पे अमेजोन का पूरा जो वन क्षेत्र है, ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया जो है अमेजन फॉरेस्ट, वो यहीं पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो पूरे देश हैं ये सभी से जुड़ा हुआ है। अगर इस फॉरेस्ट के बारे में हम लोग कुछ देखें तो हम लोग को दिखेगा कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है ब्राज़ील जो ये देश है इसके अंतर्गत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ से अमेजन नदी भी बहती है बीचों बीच लगभग, ठीक है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लगभग बीचों बीच जो है यहाँ पे इक्वेटर भी यहाँ से गुजरता है, ठीक है। यानी कि भूमध्य रेखा भी जो है अमेजन जो फॉरेस्ट है उसके बीचों बीच से गुजरती है। तो कहीं ना कहीं ये वाला क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा जो है धूप वाला क्षेत्र हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा, फिर वर्षा भी अधिक होगी। तो इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होता है, इसलिए यहाँ के जो जैव विविधता जो वन क्षेत्र है बहुत घने क्षेत्र हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग को देखना है। और अगर हम लोग इस देश अभी हम लोग मैप के थ्रू देख रहे हैं, तो मैप में हम लोग को जो जो चीजें हैं जो हमने हमारे सामने दिख रही हैं उन सभी को भी हम लोग को देखना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उसको आप अगर देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दक्षिणी अमेरिका के जितने देश हैं उसमें से ये जो इक्वाडोर है, इक्वाडोर को टच करता है, फिर पेरू के बाद से कोलंबिया, और कोलंबिया के बाद से ब्राजील को। तो इक्वाडोर जो है वो दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत जो है यहाँ पे चार देशों को जो भूमध्य रेखा जो है वो यहाँ पे चार देशों को टच करता है, ठीक है। और सीक्वेंस वाइज आप देखना चाहें तो इक्वाडोर आएगा, फिर आएगा पेरू, फिर आएगा यहाँ पे कोलंबिया, फिर आएगा ब्राजील, ठीक है। और ये इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। आप अगर निचले क्षेत्र में देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि ये जो मकर रेखा है, ठीक है, ये जो मकर रेखा है, ठीक है, ये जो मकर रेखा है इसमें आप देखते हैं कि ये वाला अगर फिर यहाँ से हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं तो आपको यहाँ पे फिर चिले पहला दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद से यहाँ पे पराग्वे, पराग्वे के बाद से यहाँ पे ब्राजील, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ नीचे क्षेत्र में आप निचले क्षेत्र में दक्षिणी क्षेत्र में भी आप देखते हैं कि चार देश जो है यहाँ पे जो चार देश हैं वो टच करते हैं किसको, मकर रेखा को, ठीक है। मतलब इन देशों से होकर के मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को मैप हर दिन हम लोग देख रहे हैं तो काफ़ी बेहतर ये हमारे में एक डेवलपमेंट होगा। हमारे एक जो स्टडी करते हैं, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग जब भी इस तरीके का कोई भी देश का नाम आता है तो तुरंत दिमाग में आता है कि हाँ यहाँ पे ये देश है। तो काफ़ी इफेक्टिव चीज़ें हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से याद होता है, समझ में आता है, और प्लस एग्जाम में भी आ जाता है इस तरीके से प्रश्न, तो हम लोग तुरंत हल कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये सब इसका बेनिफिट है। हम लोगों ने मैप देखा, अब हम लोग शुरुआत करते हैं टॉपिक का। देखिए अभी जो है यहाँ पे कर्नाटक क्षेत्र में जो है अभी एक रिपोर्ट जो है अभी चर्चे में आई थी कि जो कर्नाटक क्षेत्र है, ठीक है, कर्नाटक का जो एरिया है वहाँ पे जो हाथियों की आबादी है उसमें वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो उस तरीके से अब जो है यहाँ पे अब हाथियों से संबंधित आपको मैं बहुत पहले भी कई बार बताया हूँ कि हाथियों से लेकर के जो दक्षिणी क्षेत्र में उसमें कई बार ऐसे विवाद होते रहते हैं, ठीक है। हाथियों और वहाँ के जो व्यक्ति लोग हैं, ठीक है, वहाँ की स्थितियों में क्या होता है, हाथी और वहाँ के लोगों के बीच में टकराव होते रहता है, तो इसलिए न्यूज में वो लगातार बना रहता है।
तो अभी जो है यहाँ पे जो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हाथियों में यहाँ पे जो कर्नाटक क्षेत्र में जो यहाँ पे नेशनल पार्क्स हैं, वहाँ पे जो है इनकी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो नेशनल पार्क के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग सीक्वेंस वाइज जो है रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो ये जो कर्नाटक क्षेत्र है, यहाँ पे 336 डाटा जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वृद्धि हुई है, बस ये समझना है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि 2017 में अनुमानित जो है यहाँ पे 6049 लगभग हाथी थी, लेकिन अभी के समय में जो है यहाँ पे 6395 तक बढ़ गए हैं, है ना। तो काफी अच्छा एक मतलब आबादी यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, अब जिससे यह जो है कर्नाटक जो क्षेत्र है, ये देश जो है वो सबसे अधिक हाथियों की आबादी मतलब एक यहाँ पे बन गई है ये वाले क्षेत्र में। ठीक है, और यह रिपोर्ट जो है आधिकारिक तौर पर विश्व हाथी दिवस से पहले कर्नाटक के वन मंत्री के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, तो कौन जारी किया? वन मंत्री के द्वारा जारी किया गया था, किया गया है। और ये जो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे हाथी दिवस जो है अभी 12 अगस्त को आने वाला है। ठीक है, यानी कि कल के डेट में, तो इसलिए इन लोगों ने पहले ही जारी कर दिया है। तो काफी एक ये सब चीजों जो जो है अब हाथी दिवस अगर उस समय मना रहे हैं, वो दिन है, तो हाथियों के बारे में विचार विमर्श जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उससे पहले ही रिपोर्ट लेकर के आ गया यहाँ पे जो वन मंत्री है वो लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। फिर अगर यहाँ पे आगे जो है 12 अगस्त को इन जो लुप्त प्राय जानवरों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी ये मनाया जाता है हाथी दिवस जो है। तो अब यहाँ पे हम लोग ने देखा भी है अभी कि हाथियों की जो है यहाँ पे एक संख्या में वृद्धि हुई है, तो ये काफी एक अच्छा चीज है हमारे लिए। चलिए आगे और कुछ बातें पढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे जो है एक बांदीपुर ये टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पे 1116 हाथियों के उच्चतम हाथी घनत्व यहाँ पे देखा गया है, और लगभग यहाँ पे 0.96 हाथी प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व के साथ जो है सबसे यहाँ पे अलग है ये लोग। उसके बाद से फिर यहाँ पे देखेंगे कि नागरहोल जो है, नागरहोल रिजर्व जो है वो 831 हाथियों और 0.93 हाथी प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व के साथ यहाँ पे उसके करीब आता है। तो इसमें डाटा वगैरह की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, डाटा ध्यान रखने की। हाँ, ये जरूर है कि जो अब जैसे कि नागरहोल है बांदीपुर, तो आप देख रहे हैं कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हाथियों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे, नागरहोल के बारे में भी देख लेंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बस अधिक है कम से कम इतना याद रखेंगे। ठीक है, अगर कुछ डाटा आप याद कर लेते हैं किसी एक चीज के बारे में तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। पहले नागरहोल को देखेंगे। नागरहोल में ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बस इतना ही है। देखिए नागरहोल जो है राष्ट्रीय उद्यान जो मैसूर और यहाँ पे ये कोडांगू, ठीक है, कि कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है। मैप में आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नागरहोल है आपको ये वाला क्षेत्र दिखेगा, ये कर्नाटक का क्षेत्र है। ठीक है, ये आपको केरल का क्षेत्र दिखेगा, ये तमिलनाडु का क्षेत्र दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये जो है ये बांदीपुर क्षेत्र है। तो बांदीपुर क्षेत्र के अगर उत्तर में आप देखते हैं तो आपको नागरहोल नेशनल पार्क दिखेगा, या फिर वही राजीव गांधी नेशनल पार्क दिखेगा। अगर नागरहोल के दक्षिण में आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखेगा बांदीपुर नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दोनों का मैप के साथ साथ डायरेक्शन भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये जो बांदीपुर अभी हम लोग पढ़ेंगे तब बताऊंगा, पहले इसको देखते हैं नागरहोल के बारे में। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। बस इधर से उत्तरी क्षेत्र में कुछ इस तरीके से ही प्रश्न ज्यादातर बनते हैं, क्योंकि यहाँ के जो जितने भी नेशनल पार्क हैं लगभग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसी में ज्यादातर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तथा दक्षिण में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य, और पश्चिम में जो है यहाँ पे वायनाड के साथ हाथियों व बाघों जैसे लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए सबसे अच्छी तरह से संरक्षित आवासों में से एक है। तो यह एक अच्छा आवास भी है। ठीक है,
तो इस तरीके से नागरहोल के बारे में कुछ बातें। अब हम लोग थोड़ा सा बांदीपुर के बारे में देखेंगे। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से हम लोग को देखना है। देखिए, हमारे देश के सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्रों में से ये एक में स्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, और जो पश्चिमी घाट पर्वत जैव विविधता भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसके दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में है। आपको मैप अगर फिर से मैं दिखा दूं तो आप देखेंगे कि जो कर्नाटक का क्षेत्र है ना, कर्नाटक के ये पूरा दक्षिणी क्षेत्र में है, ये पूरा कर्नाटक है। ठीक है, तो कर्नाटक को आप यहाँ पे अगर डायरेक्शंस में देखें तो आप देखते हैं कि इधर पूर्व क्षेत्र है, इधर पश्चिमी क्षेत्र है, ये उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो दक्षिणी क्षेत्र के लास्ट बॉर्डर लाइन में है। और ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में बहुत खास खास बातें, इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है। अभी के लिए आप एक पॉइंट अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग मैप के हिसाब से। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये जो है केरल क्षेत्र में और तमिलनाडु क्षेत्र में, मतलब ये लोग के बॉर्डर लाइन पे है। इस तरीके से जंक्शन इसको बोलते हैं, त्रि जंक्शन पे ये जो है स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और बातें इसमें। तो इस तरीके से दक्षिण पश्चिम में ये वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि केरल में है, तथा काबिनी जलाशय उत्तर पश्चिम में बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व को अलग करता है। ठीक है, तो सभी एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ध्यान रखेंगे इसको। और इसीलिए मैप थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं मैप लेकर के आया हूँ आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए वो कहाँ पर है। ठीक है, बाकी सब का यहाँ पे बाकी जितना नेशनल पार्क है सब थोड़ा सा आप लोग ऐड कर लेंगे वहां पे। यह विभिन्न पुष्प प्रजातियों और जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र है और देश के मेगा जैव विविधता क्षेत्रों के रूप में यहाँ पे पहचाना जाता है। तो मेगा जैव विविधता क्षेत्रों में ये जाना जाता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तो अच्छे से याद रखेंगे। चलिए और देखते हैं इसके बारे में कुछ खास बातें। कर्नाटक के दो निकटतम जिले, यहाँ पे दो यहाँ पे जिले में फैला हुआ है, एक तो मैसूर और दूसरा यहाँ पे चामराजनगर। तो ये दो जिले में फैला हुआ है और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों के त्रि जंक्शन क्षेत्र में भी स्थित है। तो मैं आपको जो बताया था त्रि जंक्शन यहाँ पे है, तो इधर का एरिया जो है ये केरल का एरिया है। ठीक है, और इधर का आप देखेंगे तो ये पूरा तमिलनाडु का एरिया है। चलिए आगे देखते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व मैसूर हाथी रिजर्व का हिस्सा है। देश के पहले बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक महत्वपूर्ण घटक है ये। तो एक प्रश्न यहाँ पे अगर आप लोगों को ध्यान होगा, शायद मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ या फिर होगा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, इस तरीके से भी प्रश्न यहाँ से आया हुआ था। तो ध्यान रखेंगे कि ये एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण घटक है, हिस्सा है उसका। बांदीपुर, नागरहोल, मुदुमलाई, वायनाड जो है में फैले हुए क्षेत्र में न केवल देश में सबसे अधिक बाघ बल्कि सबसे बड़ी एशियाई हाथियों की आबादी भी है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व देख रहे हैं कि इस हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में नहीं बल्कि पूरा एशिया क्षेत्र में अगर हम लोग बोलते हैं तो जो बांदीपुर है, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे एक बाघों की जो आबादी है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, और यहाँ पे हाथियों की जो आबादी है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, देखिए आगे। यह पार्क उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी के बीच स्थित है। नुगु नदी पार्क से होकर प्रवाहित होती है। पार्क का उच्चतम बिंदु यहाँ पे हिमवद गोपाल स्वामी बेट्टा नामक पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है, तो इसमें से कुछ कुछ खास बातें जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे, लेकिन याद रखना है मैप के साथ। ठीक है, मैप के बगल में आप इस तरीके से लाइन कर करके जो जो पॉइंट आपको याद रखते बन जा रहा है, जितना पॉइंट याद रख सकते हैं उतना पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ है 2017 में, तो इसको देखते हैं। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हो गया सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, नल्लामल्ला वन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, शेषाचलम जीवमंडल आरक्षण क्षेत्र। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो है सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही आंसर था। इसके बारे में हम लोग कुछ बातें पहले भी मैं आपको बताया था, ये न्यूज में था, अभी भी मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप इसका मैप देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैप में, और ये सत्यमंगलम जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये टाइगर रिजर्व जो है ये भी कहीं ना कहीं ये तमिलनाडु का बॉर्डर लाइन, ठीक है, और कर्नाटका के बॉर्डर लाइन पे आप देखेंगे इसको। ठीक है, तमिलनाडु के यहाँ पे झरोड जिले में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित है। तो ये पूर्वी पश्चिमी घाट का मतलब है, अब यहाँ पे जो इस तरीके से जो घाट जो बना हुआ है, ठीक है, तो अब क्या होता है, ये ऐसे क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से नीचे ढूलेंगे तो पश्चिमी घाट की ओर आगे बढ़ेंगे, इधर जाएंगे तो पूर्वी घाट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक जंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई है, तो दोनों जो एक तरीके से जो जो है पहाड़ियां, यहाँ से क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ढलान की ओर शुरू होते हैं। इसका क्षेत्र जो है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और BR टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक के साथ यहाँ पे जो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व यहाँ दिखा आपको, तो इन सभी के साथ जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे आपको टाइगर रिजर्व एक ही जगह पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबके साथ एक तरीके से जो जुड़ा हुआ है। अब यहाँ का जो क्षेत्र है वो कैसा है, तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, मिश्रित पर्वतीय वन, अर्ध सदाबहार और तटीय वन। बांदीपुर के लिए भी आप इसको मानेंगे। फिर यहाँ पे भवानी और मोयार और यहाँ पे नेपाल जो नदियां हैं वो प्रवाहित होती हैं। ठीक है, चलिए ये सब हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे विधेयक। क्या विधेयक है ये, तो ये जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2023 है। ठीक, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये अभी न्यूज में भी इसलिए क्योंकि ये पारित भी हो गया है संसद से। चलिए इसके बारे में कुछ खास बातें देखते हैं हम लोग। इस विधेयक में 19 मंत्रालयों और विभागों के द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों में कुल 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रावधान यहाँ पे है। इसकी मूल जो, जैसे कि ये जो विधेयक है ना, इसका मर्म जो कहते हैं, मतलब सभी चीजों को पढ़ने के बाद हम लोग को लास्ट में छोटे से पॉइंट में क्या समझ में आया, बस उसको ज्यादातर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसको उतने को समझने के लिए हम लोग को हर चीजें थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना पड़ता है, तभी जाकर के हमारे माइंड में अच्छे से समझ में आता है, बैठता है। तो यहाँ पे मर्म आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसका लास्ट पॉइंट कि ये जो विधेयक है वो किस बेस पे बना हुआ है, मतलब इसका उद्देश्य। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे आगे देखिए कि इस विधेयक का उद्देश्य जीवन जीने तथा व्यवहार करने में आसानी को और बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो है ये एक कानूनों में जिस तरीके से आप ऊपर ये जो आप पढ़ के यहाँ पे देखे आप कि जितने भी कानूनी अभी तक जो अधिनियम वगैरह जो कानून बने हुए ना, उन कानूनों में बहुत सारे कानून जो है वो अभी एक तरीके से एक बहुत ज्यादा कठोर हैं या फिर उपयुक्त नहीं है अभी के समय में, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपराध का उसमें प्रावधान वगैरह इस तरीके की चीजें हैं, तो उसको अब थोड़ा सा कम करने वाले हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, जीने में, ठीक है, जिंदगी लोगों का जो जीवन है उसको जीने का पर्याप्त तो लोगों को समय मिले, उनका जीवन व्यवहार सामाजिक स्थिति सब थोड़ा सा बेहतर हो, आसान हो। इस कारण से ये सब चीजों को मतलब
इसको बेहतर बनाने के लिए, सब चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए ही इस विधेयक को यहाँ पे इसमें संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, छोटे मोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने के अलावा विधेयक में विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देते हुए अपराध की गंभीरता के आधार पर मौद्रिक दंड को यहाँ पे तर्क संगत बनाने की परिकल्पना की गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इधर से एक प्रश्न भी देखे होंगे। ठीक है, ये मेंस में इधर से भी प्रश्न आता है। अब जैसे ये क्या होता है कि एक एक चीजें ये सब कई जगह पे लागू होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको आगे चल करके पढ़ाने वाला हूँ जो कि सांप्रदायिक हिंसा। तो क्या आप एक मिनट के लिए सोचिए कि यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा में क्या आप इन सभी चीजों के इसमें से कुछ मतलब मेन पॉइंट को क्या आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं क्या? आप खुद सोचिए, ऐड कर सकते हैं, है ना? तो देखिए ये सब चीजें क्या है, बहुत जरूरी है सबको समझना, और आप फोकस करके समझेंगे, सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। ये सब में थोड़ा सा समय मेरा बहुत ज्यादा चला जाता है, इसलिए मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ ये सब चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें और क्या क्या जो है अलग से जो प्रावधान किए गए हैं, तो कुछ कुछ प्रावधानों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो आपको बेहतर आसान लगता है तो 2-4 पॉइंट आप उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 19 विभागों से संबंधित यहाँ पे संसद के 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, इस प्रावधान के तहत उसके बाद से कुछ प्रावधानों में कारावास या जुर्माना या फिर दोनों को भी यहाँ पे एक तरीके से हटाने का प्रस्ताव है। कारावास को हटाने और कुछ प्रावधानों में जुर्माना बरकरार रखने का भी प्रस्ताव है। कारावास को यहाँ पे हटाने, कुछ प्रावधानों में जुर्माना बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। कुछ प्रावधानों में कारावास और जुर्माने को दंड में बदलने का भी प्रस्ताव है। अपराधों के समन को कुछ प्रावधानों में शामिल करने का भी प्रस्ताव है। तो ये सब कुछ कुछ चीजें लास्ट में हम लोग को यहाँ से यही समझ में आ रहा है कि जो गंभीर अपराध हैं या फिर जो अपराध नॉर्मली यदि उसको मैनेज कर किया जा सकता है नॉर्मली कानून से, या ये भी होता है कि जो अपराध इतना ज्यादा गंभीर अगर अपराध नहीं है तो उसको जितना एक सामान जितना दंड मिलना चाहिए व्यक्ति को उतना हो, तो वो चीज अभी यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, संशोधन विधेयक आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने और यह सुनिश्चित करने में योगदान देना कि नागरिक, व्यवसायी और सरकारी विभाग के कर्मचारी मामूली तकनीकी प्रक्रियात्मक चूक के लिए कारावास के डर के बिना यहाँ पे काम करें। तो ये सब चीजें सुधार। उसके बाद से किसी अपराध के दंडात्मक परिणाम की प्रकृति अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए। तो मैं आपको अभी जो बताया, मतलब जितना अपराध हो उतना उनको सजा मिले, उससे ज्यादा ना मिले। ठीक है, तो इस तरीके की बातें यहाँ पे जो है इसमें सुधार किए जा रहे हैं। यह विधेयक किए गए अपराध या उल्लंघन की गंभीरता और निर्धारित सजा की गंभीरता के बीच संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, तो जितना भी इस तरीके से सजा है उन सभी में एक संतुलन स्थापित, प्रावधान जो है उन सभी में एक संतुलन बना करके रखने के लिए ही जो है ये जो विधेयक है इसको लेकर के आया गया है। ठीक है, तो इस विधेयक के बारे में कुछ कुछ खास बातें जो थी उनको मैं बता दिया, जितना इंपॉर्टेंट था सभी को ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो 2020 जो है ये तीसरा नीति है। ठीक है, तो 2020 की जो राष्ट्रीय नीति है याद रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ से प्रश्न आना है, क्योंकि यहाँ से लगातार अभी प्रश्न भी आ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जो ऑनलाइन टीचिंग वगैरह जो आप देख रहे हैं, एक डिजिटल टीचिंग एक फैसिलिटी अलग से आ रहा है, तो अभी क्या है प्रश्न यहाँ से अब बनना शुरू हो गए। मैं बहुत अच्छे से आपको ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपको मैं समझाया था। ठीक है, तो ये भी चीजें वहीं पे आप इसको भी अलग से ऐड कर सकते हैं। ठीक, और इसमें जो है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें कौन कौन से ऐसे पहल किए गए हैं। ठीक है,
तो उसके बारे में हम लोग यहाँ समझेंगे। इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसी को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं NEP, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का लक्ष्य क्या है? भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना है, ठीक है। ये सब या इस तरीके से टू द पॉइंट जो है यहाँ से प्रश्न प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें इसी तरीके से बता रहा हूँ। स्वतंत्रता के बाद से यह भारत के शिक्षा ढांचे में तीसरा बड़ा सुधार है। पहले दो जो शिक्षा नीतियां थी वो कब आई थी? तो 1968 1986 में, याद रखिएगा। 1968 86, कुछ नहीं करना है, 19 सब में सेम है, बस क्या करना है, 6 को उलट पलट करना है बस, और कुछ नहीं। याद रखने का एक तरीका बता रहा था, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, बैकग्राउंड से लेकर के बेसिक से लेकर के प्रश्न आजकल इसी तरीके से ही बन रहे हैं, है ना। और जिस तरीके का टॉपिक है, टॉपिक से जो भाव निकल रहा है प्रश्न भी उसी हिसाब से सोचेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि इतिहास से ही प्रश्न बनेगा, इस तरीके की चीजें, ठीक है, इतिहास या तो उसका उद्देश्य। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या इसकी कुछ विशेषताएं जो हैं इस नीति की, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। प्री प्राइमरी स्कूल के कक्षा 12वीं तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों का यहाँ पे सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। 3 से 6 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना। बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर। एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, ठीक है, जो परख है ये परख एक तरीके से यहाँ पे नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है। तो परख नाम याद रखिएगा, किससे जुड़ा हुआ है? तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। क्या इसमें प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा, समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण की स्थापना किया जा रहा है। उसके बाद से PM श्री योजना, ये सब पहल है, ये सब याद रखिएगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा, हर जगह पे एड ऑन करने के लिए, या फिर प्रीलिम्स में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। PM श्री योजना क्या है, किससे संबंधित है? फर्स्ट तो क्वेश्चन इसी तरीके से बनने की संभावना होती है। तो PM श्री योजना का उद्देश्य क्या था? तो न्याय संगत, समावेशी, मनोरंजन स्कूली वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है। यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए सितंबर 2022 से शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहल के तहत स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 630 करोड़ रुपए की आवंटित यहाँ पे किए गए थे इसके लिए, इस योजना को ध्यान रखिए। उसके बाद से आगे जो है एक PM ई विद्या, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? दीक्षा, जैसे कि दीक्षा भी एक अलग से प्लेटफॉर्म था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो ये भी एक तरीके से E-लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये जो PM ई विद्या, ठीक है। तो इसमें क्या है कि E-लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रदान करके और देश भर के छात्रों को पुस्तकें, सामग्री प्रदान कर ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। निष्ठा भी एक अलग से आप एप्लीकेशन देखें तो भी यहाँ पे कि भारत में शिक्षकों और स्कूल प्राचार्यों के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। तो निष्ठा जो है, ये निष्ठा एक कार्यक्रम, इसके बारे में याद रखिएगा कि निष्ठा जो है ये बच्चों के लिए नहीं, ये शिक्षकों के लिए है, कि शिक्षकों को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो लोग जो है बच्चे लोगों को अच्छे से पढ़ा सकें। तो निष्ठा कुछ अलग है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जांजीबार और आबू धाबी इस तरीके के मतलब देश से बाहर हमारे यहाँ पे IT परिसरों की भी स्थापना के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है, ठीक है। तो इससे भी हम लोग को ये चीज समझ में आ रहा है कि लगभग भारत का जो एक शिक्षा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं वैश्विक शैक्षिक पहुंच को भी दर्शाता है, ठीक है। तो ये बातें हैं, और देखें इसमें कि यहाँ से अब देखिए प्रश्न किस तरीके से आए हुए हैं, जितने भी हैं सभी मैं आपको एकदम
टू द पॉइंट बता रहा हूँ, कुछ इधर उधर की बकवास नहीं है। बिल्कुल आप लोग ध्यान देंगे और उसको अच्छे से तैयारी करेंगे, नोट्स भी बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से प्रश्न आया था कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का भारत की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। देखिए एग्जाम का समय बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे 2012 में पूछा गया था, तो इसलिए इस तरीके से बना। लेकिन अभी का समय अलग है, अभी 2023 है, तो इसमें अब आपको मान के चलिए, अब 2024 मानिए अब उसको, तो अब थोड़ा सा बदलाव होकर के प्रश्न आएगा। लेकिन ये सब चीजें आपको एक बताती हैं कि हाँ ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है और प्रश्न किस हद तक आगे बढ़ करके पूछ लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे पूछा गया कि शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है इन सभी प्रावधानों से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ की राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो सिद्धांत हैं उनसे, फिर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, तो इनसे प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे तो सभी से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये सभी आएंगे इसमें, प्रश्न को मेन दिखाना था। चलिए देखिए यहाँ पे आप देखिए, आपको 2 मेंस के प्रश्न भी यहाँ से पूछे गए। ठीक है, मैं इतना फोर्सफुली आप लोगों मैं पहले भी पढ़ाया था, जो ऑनलाइन अभी जो ऑनलाइन टीचिंग का जितने उसका एक रिपोर्ट्स वगैरह हर चीज मैं उसमें बताया था अच्छे से। तो अभी देखिए यहाँ से 2 प्रश्न अभी पूछे गए हैं, तो आप जो है अभी ये जो टॉपिक है इसको भी उसके साथ ऐड कीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान दिया है, विस्तृत उत्तर दीजिए। 2020 में पूछा गया था। फिर इसमें देखिए, जनसंख्या शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकाश डालिए। 2021 में पूछा गया था, तो इसलिए ये सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा। सांप्रदायिक हिंसा, ये सब चीजें, ये सब पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। हमेशा लगभग किसी न किसी आपको अलग अलग प्रश्न पत्र में दिखेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको कहीं ना कहीं जो है ऐड कर सकते हैं। आप अलग अलग तरीके से प्रश्न रहते हैं, समाज से जुड़े हुए किसी भी तरीके के प्रश्न है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट जो है आपको ऐड करने को मिलता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो सांप्रदायिक हिंसा क्या है, इसको हम लोग अच्छे समझना है। ठीक है, सबसे पहले तो वही जरूरी है, उसको हम लोग समझे कि क्या होता है। जैसे कि हम लोग शुरुआत करने के लिए परिभाषा वगैरह, तो एक बेहतर पहले समझ हो सांप्रदायिक हिंसा क्या है ना। तो सामूहिक हिंसा का एक रूप है, ये जो सांप्रदायिक है वो सामूहिक हिंसा का एक रूप है, जिसमें भिन्न भिन्न जो है धार्मिक, जातियां, ठीक है, भाषाई, क्षेत्रीय पहचान से संबंधित समूहों के बीच जो है झड़पें इसमें शामिल होती हैं। भारत में सांप्रदायिक हिंसा जो है प्रायः हिंदू मुस्लिम संघर्ष के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन इसमें जो है सिख, ईसाई, बौद्ध, दलित, आदिवासी भी लगभग शामिल रहते हैं या फिर हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी को आप आईपीसी के थ्रू किस तरीके से परिभाषित करते हैं, उसमें किस तरीके से बातें कही गई हैं। तो सांप्रदायिक हिंसा को किसी भी ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित करती है जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देता है और सद्भावना बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप सबसे पहले सांप्रदायिक हिंसा को समझते हैं, इसका एक परिभाषा यहाँ से तैयार होता है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा पॉइंट अच्छे से ऐड ऑन करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सब पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए सांप्रदायिक हिंसा जो है, अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं तो हम लोग को कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए वर्ष 1921 का यहाँ पे मोपला विद्रोह, फिर 1946 का नोआखली दंगा,
उसके बाद से 1947 का जो विभाजन उसका आप उस समय देखे थे किस कैसी स्थिति थी। उसके बाद से 1992 का यहाँ पे बाबरी मस्जिद विध्वंस, ठीक है, और हाल ही में अभी देख रहे हैं मणिपुर का हिंसा। तो देखिए अभी आप मणिपुर हिंसा से रिलेटेड और भी ऐसी बहुत सारे अभी करंट में जो है बहुत सारे इस तरीके से न्यूज आ रहे हैं हिंसा का। तो हिंसा की कहानियों को कभी नहीं पूछेगा। अब जैसे देखिए यूपीएससी का प्रश्न इसी तरीके से ही बनता है कि अब यहाँ पे देखें कि किस तरीके से हिंसा हुआ, ठीक है। तो उस हिंसा से लेकर के भारत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, भारत के सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। एक जो सांप्रदायिक इस तरीके का हिंसा हो रहा है तो लोगों के व्यक्तित्व में किस तरीके से परिवर्तन यहाँ पे दिखता है, ठीक है। धार्मिक स्थिति किस तरीके की है हमारे अंदर, हमारे देश के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछता है, फिर प्रश्न वहां से बनते हैं। ये तो केवल एग्जाम्पल फिर आते हैं उसके बाद से, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आपको ध्यान में रख करके सांप्रदायिक हिंसा को फोर्सफुली बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है अभी। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में कुछ कुछ बातें। देखिए सांप्रदायिक हिंसा के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो राजनीतिक कारण, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब राजनीतिक कारण मतलब बोला तो आप लोग समझदार हैं कि आप लोग समझ सकते हैं, मैं पॉइंट दूंगा, ये सब आप लोगों को नॉर्मली पता है कि जैसे चुनाव वगैरह के लिए हो गया, अब ये लोग अपने अपने हित के लिए भी लड़वाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें भी आप देखें, तो ये राजनीतिक कारण जो है यहाँ पे एक मुख्य कारण है यहाँ, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे कि सामाजिक कारण, सामाजिक कारण के अंतर्गत आप देखते हैं कि सबसे पहले तो समाज के अंतर्गत सबसे मेन यहाँ पे अभी जो है पूर्वाग्रह जो है बहुत ज्यादा है। मतलब पुरानी जिस तरीके की एक सोच है, सोच देखिए पुरानी चीजें भी गलत नहीं होती हैं, मतलब गलत चीजों को ही मैं केवल बोल रहा हूँ जो चीजें गलत हैं। अब हर एक चीजों में आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपको देखने को मिलता है। तो पुरानी चीजों में भी बहुत सारी ऐसी परंपराएं, ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो अभी तक समाज में कई लोगों का सोच अभी भी उसी तरीके का पूर्वाग्रहों से घिरा हुआ है। रूढ़िवादी जो है इस तरीके की स्थितियां अभी भी देखने को मिल रही हैं, जिसके कारण से जो है इस तरीके की सामूहिक हिंसा जो है उसको बल मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद से आप देखेंगे कि अंतर सामुदायिक जो संवाद है उसमें भी एक तरीके से भरोसे की कमी दिखती है, ठीक है। लोग अपने आप ही सारी चीजों को उसी जगह पे ऑन द स्पॉट फैसला करने को सोचते हैं। चरमपंथी समुदायों और संगठनों का भी यहाँ पे प्रभाव, फिर सामुदायिक उद्देश्य जैसे कि यहाँ पे धार्मिक प्रतीक और भावनाओं से संबंधित इस तरीके से खिलवाड़, तो ये सब सामाजिक कारण है जिनके कारण से जो सामूहिक हिंसा जो है उसको बल मिलता है, ठीक है। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण को हर एक तरीके से आप एनालिसिस करके समझा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि विभिन्न समुदायों के बीच दुर्लभ संसाधनों और अवसरों के लिए भी प्रतिस्पर्धा, हाशिए पर रहने वाले समूहों के बीच सापेक्षिक अभाव और भेदभाव की धारणा, पारंपरिक आजीविका एवं पहचान पर वैश्वीकरण और यहाँ पे आधुनिकीकरण का प्रभाव, ठीक है। आप देखे होंगे कि उत्तर को थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस चीज को बताना चाहता हूँ कि आप देखे होंगे बीच में जब कभी उत्तर को लिखने के लिए कई लोग जो है कुछ इस तरीके की छोटी एक शॉर्ट स्टोरीज 1 से 2 लाइन में कहानियां भी बता देते हैं, जो कि उससे एक प्रभावित करे उस आंसर राइटिंग को, उस टॉपिक को। जैसे आर्थिक कारण, तो ये एक टॉपिक को जो है थोड़ा सा और प्रभावित करे एग्जामिनर को। तो कई बार देखिए यहाँ पे एक स्टोरी याद आ गया मुझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आर्थिक कारण जो है वो कई तरीके से कई मायने में जो है लोगों को प्रभावित करता है। हम लोग केवल अभी सामाजिक हिंसा या इस तरीके की सामूहिक हिंसा के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मतलब एक छोटा सा कहानी अगर आप लोगों ने सुना होगा कि राजा के बारे में, कोई जानकारी नहीं मुझे, ठीक है, बस एक इस तरीके की कहानी है, काफी अच्छा एक सीखने के लिए, बस वही चीजें याद है मेरे को कि यहाँ पे जो है
पहले के जो राजा लोग थे, ठीक है, तो उन लोगों का एक अपना अलग अलग, एक राजा का बहुत सारे ऐसी नीतियां होती है ना अपने राज्य को चलाने के लिए। तो वो लोग का एक खास नीति ये भी था कि वो लोग जो है अपने प्रजा को जो है शांत बैठने नहीं देते थे, लगातार काम करवाते रहते थे, कुछ ना कुछ वो लोग को काम करवाते रहते थे, जिससे वो लोग को उनका आर्थिक विकास भी होता था। ठीक है, देखिए मैं नेगेटिव पॉइंट को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नेगेटिव सोचना ही नहीं है, मैं जितना बता रहा हूँ बस उतना ही सोचना है। सोचने का बहुत तरीका है, तो आप लोग कुछ और सोच लेंगे, मैं कुछ और के संदर्भ में बात ही नहीं कर रहा हूँ ना कि अब ठीक है, केवल मैं जो कहानी बता रहा हूँ वो केवल इस संदर्भ में है ना। जैसे सिक्के का दो पहलू देखते हैं ना, तो मैं अभी जो दिखा रहा हूँ उसको देखना है, क्योंकि अभी वही चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उसका पिछला जो पॉइंट है उसको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो राजा लोग उस समय अपने प्रजा को इस तरीके की लगातार जो है उन लोग से कुछ ना कुछ काम करवाते रहते थे, कुछ ना कुछ काम उनको लगाए रहते थे, क्योंकि वो लोग जो हैं, अगर वो लोग शांत बैठते हैं, शांत बैठेंगे एक साथ, यानी कि आर्थिक यहाँ पे कारण का मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उन लोगों के पास काम नहीं रहेगा तो फिर ऐसे ग्रुप बना करके लोग बैठेंगे एक साथ, फिर यहाँ चलेगा कहानी, और फिर कहानी जब चलेगा तो फिर यहाँ पे होगा दंगा, है ना। एक से एक लोग हैं यहाँ पे, तो और बेरोजगारी वाला जो समस्या भी, ये सब चीजें हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके कारण से जो सामूहिक हिंसा जो है वो उसको बहुत ज्यादा बल मिलता है, बहुत ज्यादा वो सब चीजें खतरनाक रूप से देखने को मिलता है। अगर व्यक्ति के पास काम रहेगा तो वो कभी भी इस जगह पे उस तरीके से नहीं बैठेगा। दूसरा चीज, काम वगैरह है तो उसकी स्थिति अच्छी होगी तो उसकी शिक्षा अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी तो फिर अच्छे जगह पे जॉब करेगा, अपना बिजनेस करेगा, अपने उद्देश्यों में लगा रहेगा, तो उसके बाद जो है सामूहिक इस तरीके का कोई भी इस तरीके का हिंसा वगैरह करने की यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। समझदारी भी बढ़ेगी एक कि हाँ क्या चीज गलत है सही है। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे है राजा लोग बहुत आगे तक का सोच करके चलते थे कि इनका तो एक आर्थिक विकास भी होगा, कार्य भी होगा, ठीक है, और प्लस ये लोग एक साथ जो है जुड़ करके नहीं रहेंगे, एक साथ मतलब एकजुट में नहीं रहेंगे, खाली बैठे नहीं रहेंगे, तो हमारे मतलब राजा के प्रति जो है किसी भी प्रकार की कोई भी लोग यहाँ पे लोग गलत बातें नहीं करेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, इस तरीके से सब गुट में जो जमा रहते हैं उनके पास काम नहीं है, तो वो लोग फिर राजा के बारे में बहुत सारी बातें करना शुरू करते हैं, फिर राजा को यहाँ पे मतलब एक तरीके से उसके ऊपर संकट आ जाता है। ठीक है, तो आर्थिक कारण बहुत तरीके से इफेक्ट करता है ये, कहीं ना कहीं हम लोग इसको अगर इस राजा को हम लोग अगर अपना भारत माने तो भी हम लोग संदर्भ में देख सकते हैं कि काफी चीजें जो है ऐसे इम्पैक्ट पड़ते हैं इन सभी चीजों से, आर्थिक कारणों से। ठीक है, चलिए आगे सांस्कृतिक कारण है। अब ये सांस्कृतिक कारण जो है ये भी काफी एक महत्वपूर्ण है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है खास करके हमारे देश में। ठीक है, देखिए विभिन्न समुदायों के बीच मूल्यों और जीवन शैली का टकराव होता रहता है, सांस्कृतिक विविधता, बहुलवाद का यहाँ पे क्षरण, यहाँ पे रूढ़िवाद को धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद के द्वारा दी गई चुनौती, सांस्कृतिक विरासत और पवित्र स्थलों का विनियोग या अपमान, इस तरीके की घटनाएं जो है सांस्कृतिक कारक हैं, और इनसे भी आप देखेंगे कि लगातार हिंसा वगैरह फैलते रहता है। और हमारे देश में खास करके ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। शिक्षा और जागरूकता का अभाव बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ये चीज। तो भ्रामक सूचनाओं का आसानी से यहाँ पे जो है एक तरीके से प्रसार होना, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कुल मिलाकर के बात ये है कि आप अगर शिक्षित नहीं रहेंगे तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी कि आपके लिए क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं। ठीक है, शिक्षा के साथ साथ अगर आप शिक्षित नहीं है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं है तो आपको उससे ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखिए शिक्षा के मायने अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जागरूक होना हर एक मायने में इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग शिक्षित अगर हैं तो केवल शिक्षित रहने से, आप लोगों को देखे होंगे बहुत शिक्षित शिक्षित लोग भी
मतलब ऐसे ऐसे कार्य कर देते हैं जिनका आप मतलब एक तरीके से आप सोच नहीं सकते हैं। तो केवल शिक्षा जरूरत नहीं है यहाँ पे, शिक्षा के साथ अगर आपके अंदर जागरूकता है तो आप तभी यहाँ पे समाज में एक अच्छा परिवर्तन लेकर के आ पाते हैं। और तभी जो है आपसे इस तरीके की है जो ये जो अभी आप हिंसा वगैरह देख रहे हैं, वो सामाजिक घटनाएं जो हैं इस तरीके से सामूहिक हिंसा जो है वो सब चीजें आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा समझ बन जाता है, जागरूक व्यक्ति हो जाता है, जागरूक हो जाता है व्यक्ति की क्या चीजें सही हैं, है ना। जागरूकता का मतलब यहाँ पे सबसे मेन चीज वही है कि व्यक्ति के अंतर्गत सही चीजों की गलत समझ आ जाए, ठीक है, उससे बचने की, उसको बेहतर करने की, किसी प्रॉब्लम्स में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उससे बाहर निकलने की, सतर्क रहने की जो एक क्षमता है वो आ जाता है, तब लोग उसको फिर वहां पे हम लोग जागरूक व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। तो इस चीजों का भी अभाव है कहीं ना कहीं, इस कारण से भी है जो लोग क्या करते हैं, अगर इस जागरूकता का कमी होता है तो क्या होता है, जो हल्ला फैला उस हल्ले पे तुरंत ये लोग मान लेते हैं, जो भी विवाद की स्थिति सब सब चीजों को उस पे जल्दी से मान लेते हैं, या फिर उस पे नहीं मानते हैं, दोनों कारण है। मतलब कुल मिलाकर के अगर व्यक्ति जागरूक नहीं है तो वो सही चीजों को नहीं देख पाता है, उसके ऊपर है, उसके अब मानसिकता के ऊपर है कई बार कि वो या तो सही मान ले या तो गलत मान ले, है ना। तो इस कारण से जो है सांप्रदायिक इस तरीके की जो हिंसाएं हैं वो बढ़ती हैं, ठीक है। भड़कता भी बहुत ज्यादा, जैसे देखे होंगे आप लोगों को, अब कुछ किसी के बारे में अगर कुछ गलत बातें हैं तो वो व्यक्ति जो है वो शांत नहीं रह पाता, वो चार लोग को और बोलता है, वो चार लोग किसी और को बोलते हैं, है ना। अगर ये व्यक्ति यहाँ पे रोक दे, समझदार हो कि नहीं इस चीज को आगे नहीं बताना चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो अभी ज्ञान की बातें तो कर नहीं रहा हूं मैं, तो मैं नहीं बताऊंगा उस सब चीजों को, ठीक है। तो इस तरीके जो जागरूकता वाली चीजें हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर वो ना हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे अब हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने देखा कि कारण तो ठीक है, लेकिन हम लोग रोकेंगे कैसे इसको। तो देखिए मैं अलग से यहाँ पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 1 मिनट में फिर से मैं इसी को बता देता हूँ। इसी चीज को अगर मैं फिर से यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, देखिए तरीका होता है ना पढ़ने का, आप लोगों को अगर मैं ये चीज समझा पा रहा हूँ और आप लोग समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप लोग समझ जाएंगे तो बहुत बहुत बेस्ट चीज है ये सब। देखिए जहाँ पे आप डबल तिबल मेहनत करते हैं वहां पे एक ही चीजों में बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, मतलब एक लॉजिकल स्मार्ट वर्क जिसको कहते हैं, उस चीजों को मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोग उसमें और बेहतर कर सके। देखिए अब जैसे यहाँ पे है ये कारण जो है ना, ये सॉल्यूशन भी है, ठीक है। आपको मैं कई बार हमेशा इसको बताता हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए कैसे है, हम लोगों ने अभी इसको कारण के रूप में बताया, अभी हम लोग इसको उपाय के रूप में भी बताएंगे। राजनीतिक कारक, फिर से अगर देखिए प्रश्न किससे बनेगा, हो सकता है दोनों से बने, है ना, लेकिन अगर किसी एक से बना कि क्या कारण है तो कारण लिख देंगे। अगर आपको पूछा जाए कि इसके उपाय क्या है तो इसी को उपाय में भी लिख सकते हैं। कैसे उपाय में लिख सकते हैं, कारण में हम लोग देख लिए, अब इसको राजनीतिक कारक के रूप में मानूं या फिर राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक यहाँ पे कारण को हटा देते हैं और राजनीतिक उत्थान, राजनीतिक में बदलाव, राजनीतिक सुधार, इस तरह की चीजें अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं पॉइंट में, ठीक है। यानी कि अगर राजनीतिक जो स्थिति है, जो अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चुनावी लाभ के लिए जो है ना, अपने चुनावी लाभ वगैरह के लिए इस तरीके से जो है लोग क्या करते हैं, सांप्रदायिक दंगे वगैरह करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरीके की अगर राजनीति में हम लोग इसको ध्यान रखें, एक बेहतर राजनीति की ओर आगे बढ़े, एक राजनीतिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, व्यक्ति लोगों के लिए, समाज के लिए, हर किसी के लिए, अगर हम लोग उसमें थोड़ा बेहतर सुधार करें तो क्या हो सकता है, हमारा जो इस तरीके जो दंगे वगैरह जो सांप्रदायिक दंगे हैं, ठीक है, लोगों की जो एक स्थिति है इस तरीके से लाभ को जिस तरीके से लोग देख करके आगे बढ़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कमी आएगा, और उसमें कमी आएगा तो फिर जो है सामाजिक इस तरीके की जो सामूहिक हिंसा है उसमें भी कमी आएगी, ठीक है। तो आप इसको फिर से यूज कर लिए, आप क्या में सुझाव में, ठीक है, या उसके उपाय में। सामाजिक कारण,
सामाजिक कारण में सामाजिक डेवलपमेंट, अगर सामाजिक रूप समाज में अगर आप डेवलपमेंट करते हैं पूर्वाग्रहों की स्थिति, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे सामुदायिक संवाद, तो ये सब चीजों को अगर आप बढ़ावा देते हैं, मतलब इसके उसमें ना, जैसे अगर यहाँ पे कमी है तो इसको आप बढ़ावा देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। यहाँ पे कमी है तो और कमी होगा तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। अगर कमी होगा तो हिंसा बढ़ेंगी, अगर अधिक होगा तो यहाँ पे हिंसा कम होगी। तो आप इसको जस्ट उसको पलट करके भी लिख दीजिए कि क्या होगा, सामाजिक स्थितियां बेहतर करने का प्रयास किया जाना चाहिए इसके अंतर्गत। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अंतर सामुदायिक संवाद बढ़ेंगे, भरोसे, एक दूसरे में विश्वास उत्पन्न होगा, जिससे कि सामूहिक जिस तरीके की ये जो हिंसाएं हो रही हैं उनमें कमी आएगी। पूर्वाग्रहों, रूढ़िवादियों में भी, इस तरीके की मानसिकता में भी कमी आएगी। सांप्रदायिक हिंसा, ये सब चीजों में भी कमी आएगी। ठीक है, धार्मिक प्रतीकों के प्रति एक दूसरे की सद्भावनाएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि सामाजिक स्थितियां अगर हम लोग बेहतर करते हैं तो ये सारी चीजें जो है अपने आप धीरे धीरे बेहतर होने लगती हैं। तो इस तरीके से मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप एक ही पॉइंट, इस तरीके के 5 पॉइंट याद किए, 5 पॉइंट को आपने अलग अलग तरीके से बता दिया, उसी को यूज करके, उसी से जितने वर्ड हैं उसी में आपको खेलना है। ठीक है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, हर कोई जान रहा है कि आप बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रख सकते, ये हर किसी की स्थिति है। लेकिन आप जितना याद रखें उसमें कितना अच्छे से आप काम कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब एक चीज ये मत समझना कि कभी भी ये मत समझना कि आप लोगों को केवल ऐसे घुमा फिरा के आंसर लिख दोगे तो नहीं ऐसे हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप केवल घुमा फिरा रहे हैं। ऐसे कई लोग आंसर राइटिंग लिख रहे थे तो मैं एक बार में अगर बता दे रहा था कि ये ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, तो ये आपको मेरे हिसाब से बुरा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि देखिए, आज बुरा लगेगा लेकिन कल आप जब अपने लक्ष्य के रूप में वहां पे अगर आप जो है, अभी सुधारने का मौका है, मैं बता दे रहा हूँ, और कोई लोग अगर आपके साथी है वो लोग बता दे रहे हैं, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपको अगर आपकी गलतियां बता रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा समय भी है आपके पास कि आप सुधार कर लो। अगर यूपीएससी आपको बताएगा तो आपको फिर 1 साल का समय, 1 साल पीछे ढकेल के बताएगा। तो आप लोगों के ऊपर है ये सब चीजें। ठीक है, तो आप लोगों को अगर बुरा लगा होगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सही चीजें थी, जो दिखी, मैं आपको वही सब चीजें आपको बता रहा था। ठीक है, तो घुमा फिरा करके लिखने वाली बातें नहीं है। मैं आपको क्यों इतना पॉइंट टू द पॉइंट देता हूँ, अगर कहीं पे कंटेंट, अगर वहां पे डाटा वगैरह भी जरूरत हो तो भी देता हूँ। लेकिन अभी देखिए, सामाजिक स्थितियां इस तरीके की प्रश्न हैं तो उत्तर भी लगभग इसी तरीके का होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, तो घुमा फिरा करके बातें नहीं लिखना है उसमें। अब आर्थिक कारण में आपको मैं बताया, सांस्कृतिक कारक, शिक्षा और जागरूकता का अभाव, ये सब समझ में आ गया आपको। अब शिक्षा और जागरूकता, हम लोग उसको अभाव है वहां पे, हम लोग उसको बढ़ावा देंगे, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देंगे, तो फिर क्या होगा, वो ऐसी फिर सामाजिक हिंसाएं जो है उसमें कमी आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ और बातें जो है यहाँ पे, क्या क्या बातें हैं। देखिए, जैसे सांप्रदायिक हिंसा को अगर हम लोग को रोकना है या फिर उसके एक जैसे उसका समाधान करना है, उसको धीरे धीरे जो है हमारे देश से खत्म करना है, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे सुदृढ़ कानूनी ढांचा, मजबूत कानूनी ढांचा अगर होता है तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग सांप्रदायिक हिंसा, इस तरीके की चीजों पे कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब कानून के अंतर्गत जो है बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कानून का पॉइंट अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले, अभी आपको इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा है, कानूनी जो सुधार कर रहे थे, प्रावधान कर रहे थे, उसमें भी इफेक्ट पड़ता है, उस चीजों को भी आप यहाँ लिख सकते हैं। अब जैसे कि मान के चलिए किसी व्यक्ति को जितना जरूरत है, अगर जितना ज्यादा वो जितना अपराध किया है उस हिसाब से उसको सजा मिले, तो वो भी व्यक्ति जो है वो भी अपने आप में एक समझता है उस बात को। अगर उस व्यक्ति को जो है सुधार करने का भी मौका मिले तो एक अच्छा व्यक्ति उभर करके आता है। ठीक है,
तो कानूनी सुधार इस तरीके से, कानून में आप देखते हैं कि जब दंगा कुछ इस तरीके की हिंसाएं होती है तो जो यहाँ पे जितना कानून सख्त अगर कानून बना हुआ है उतना आप डिपार्टमेंट में भी आप देखते हैं तो वो लोग उसमें भी अगर बने तो वो लोग क्या है समय पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, आप देखे होंगे कि प्रशासनिक व्यक्ति भी वहां पे जल्दी से जो है वो नहीं पहुंचता, आप पुलिस वगैरह को भी देखे होंगे। तो ये सब भी चीजें एक हैं जो कि एक प्रभाव डालती हैं। फिर आप देखते हैं कि अगर कोई ऐसी हिंसा की घटनाएं हुई, चाहे वो अभी शुरुआती लेवल पर था, उसी समय क्या हुआ कि लोग तो गए, लोग सोचे एक बार ट्राई किए कि हम लोग कानूनी जो एक जिस तरीके से प्रक्रिया वो करें, लेकिन कानून का एक प्रक्रिया इतना लंबा चौड़ा और इतना समय उसमें लग गया कि लोग अब सोचे कि अब फैसला हम ही लोग को करना पड़ेगा। तो कानूनी सुधार में हम लोग कानून जो ढांचा है उसका उसमें तीव्रता लेकर के आए। ठीक है, ताकि इस तरीके की हिंसाएं तुरंत तुरंत जो है उसका सॉल्यूशन कर सकें, तो भी इसमें कमी आएंगी। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें, अब घटनाओं के हिसाब से हम लोग कानूनों में इस तरीके से भी सुधार करना जरूरी है, कठोरता भी रखना जरूरी है, कानून में कठोर कानून भी होना जरूरी है। तो हम लोग उसमें अगर सुधार करें, बेहतर करें, ठीक है, तो ये सब चीजों से भी कहीं ना कहीं जो है इस जो हिंसा है, सांप्रदायिक हिंसा वगैरह, तो ये सब चीजें जो है अभी कंट्रोल होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शैक्षिक सुधार, देखिए अब फिर से जो पॉइंट वहां बताया था वो यहाँ पे भी है। इस तरीके की अगर शिक्षा में सुधार करते हैं तो सांप्रदायिक हिंसा वगैरह, इस तरीके सामूहिक हिंसा वगैरह, ये सारी चीजें जो है नहीं होंगी, कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगा। ठीक है, तो शिक्षा सुधार जितना बेहतर हम लोग अपने शिक्षा को बनाएंगे उतने ज्यादा हम लोग में एक शिक्षित व्यक्ति होंगे, तो वो लोग क्या है, शिक्षित व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझदार होते हैं, समझने की एबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। अब इसमें भी मैं आपको पहले ही बताया था वही कि शिक्षा के साथ साथ जो है जागरूकता अलग चीजें हैं, समझदारी अलग चीज है, शिक्षा अलग चीज है। हाँ, लेकिन ये हम लोग मान करके चलते हैं कि शिक्षित व्यक्ति जो है वो सब चीजों को थोड़ा जल्दी ऑब्जर्व करता है, जल्दी सीखता है। तो यहाँ पे अगर शिक्षा को हम लोग बढ़ावा दें तो इस तरीके की सामुदायिक सांप्रदायिक जैसे हिंसाएं वगैरह नहीं होंगी। ठीक है, अब आगे यहाँ पे सामाजिक सुधार में जो मैं आपको पहले भी बताया वही सामाजिक सुधार यहाँ पे भी है। आर्थिक उपाय जो मैं आपको बताया वो आर्थिक उपाय है, सांस्कृतिक उपाय जो मैं आपको बताया था वो सांस्कृतिक उपाय है, सामुदायिक संलग्नता मैं आपको बताया था, सामुदायिक संलग्नता से मतलब एक तरीके से क्या करें, पूरे समुदाय जिस अलग अलग समाज के जितने भी समुदाय के लोग हैं सबको एक साथ लाने का थोड़ा सा कोशिश करें अलग अलग तरीके से। फिर उससे भी क्या होता है कि इस तरीके की हिंसाएं वाली हिंसा जो घटनाएं हैं ये नहीं होती है, हिंसात्मक घटनाएं नहीं होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आती है। ठीक है, मीडिया, अब मीडिया पे भी यहाँ पे देखेंगे मीडिया के एक ये भी जो है बहुत बड़ा इनका एक नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इफेक्ट पड़ता है ना। अभी के समय में आप देख रहे हैं कि मीडिया का कितना ज्यादा एक प्रभाव पड़ता है। तो मीडिया में कम से कम मीडिया जो है उसको इस तरीके की होनी चाहिए कि अगर लगता है कि कुछ हिंसात्मक घटनाएं, जैसे अगर कोई विवादित मामला है अगर उसको बताने से दिखाने से जो है हिंसाएं बढ़ सकती है, हिंसात्मक घटनाएं हो सकती हैं, तो बिल्कुल उसको नहीं बताना चाहिए। पॉजिटिव चीजों को एक मतलब एक सामंजस्य बना करके निष्पक्षता और उत्तरदायित्व को समझते हुए इनको अपना रिपोर्टिंग करना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों को हम लोग लिख सकते हैं समाधान के रूप में। ठीक है, तो ये सब क्लियर हो गया हर चीजें। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न आया हुआ था, क्या भारत में विविधता एवं बहुलतावाद जो है, यहाँ पे बहुलवाद जो है वैश्वीकरण के कारण खतरे में है? औचित्यपूर्ण उत्तर दीजिए। 2020 का ये प्रश्न 20 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आपके लिए इसी से अभ्यास प्रश्न है, इसको आपको आंसर राइटिंग करना है। सांप्रदायिक हिंसा भारत में किस प्रकार से यहाँ पे भारत को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है? हालिया घटनाओं के संदर्भ में सांप्रदायिक हिंसा के प्रमुख कारण और उपायों का वर्णन कीजिए 250 शब्दों में। तो ये प्रश्न आपको लिखना है। ठीक है, आप लिख करके ग्रुप में डालिए
और एक दूसरे का चेक भी कीजिए, एक दूसरे को बता भी दीजिए। देखिए ये सब आप लोग के लिए है, आप लोग इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अगर करेंगे तो आप लोग अपने लिए अच्छा करेंगे, मैं अपना तो काम कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों को बाद में अफसोस होगा। तो बाद वाला काम मत कीजिए आप लोग, जैसे हो सकता है। मैं तो ये भी बोला हूँ कि आप लोग देख करके लिखिए, लेकिन लिखिए आप आंसर। धीरे धीरे सब चीज़ सुधार होता है, अचानक से नहीं होगा, ठीक है। और इससे क्या होता है, झिझक भी खत्म होता है। अगर आप आंसर राइटिंग करके 10 लोगों को दिखाते हैं तो झिझक कम होता है, पढ़ने का एक मोटिवेशन मोटिवेशन नहीं आएगा। आप डीमोटिवेट अगर होते हैं तो भी आपको इसमें कहीं ना कहीं रास्ता निकलता है। 10 लोग बुरा बोलते हैं तो भी आपको और बेहतर करने का एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो हर तरीके से आपका अच्छा ही होने वाला है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप कैसा निर्णय ले रहे हैं, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अमेज़न जो यहाँ पे आप देखें, मैं आपको बताया था अभी मैप में भी, ये वाला जो पूरा अमेज़न क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दक्षिण अमेरिका के जो देश है वो लोग जो है ना अमेज़न की यहाँ पे जो है वनों वगैरह की जो कटाई वगैरह यहाँ पे होते रहती है, तो उसके लिए जो है ये लोग अभी आंदोलन तरीके से मतलब इसको रोकने का प्रयास करने का कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण से ये न्यूज में है, ठीक है। तो हम लोग इसको न्यूज में देखते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो अमेज़न के बारे में कि प्रश्न अगर यहाँ से आता है कि अमेज़न जो फॉरेस्ट है वो किस तरीके से कौन कौन से देशों में फैली हुई है, तो पहला पॉइंट आप देखेंगे कि यहाँ पे 50% से अधिक जो क्षेत्र है वो ब्राजील क्षेत्र में आपको फैली हुई मिलेंगे। उसके बाद से आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि ये वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर। उसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे कि पेरू और बोलीविया, फिर ब्राज़ील। तो इतने सारे क्षेत्र में जो है वो फैला हुआ है। बीच से आप देख रहे हैं, लगभग बीचों बीच से जो है यहाँ पे जो अमेज़न रिवर है वो भी यहाँ पे प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पे आप ये भी देखे थे, प्रश्न हो सकता है इधर से भी बन सकता है कि जो इक्वेटर है वो भी कहीं ना कहीं लगभग बीच से जो है अमेज़न फॉरेस्ट के बीच से होकर के गुजरता है। अब चलिए इसके बारे में क्या क्या बातें हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। 8 दक्षिण अमेरिकी देशों ने अमेज़न में वनों की कटाई के खिलाफ एक गठबंधन की शुरुआत की है। गठबंधन का लक्ष्य अमेज़न वर्षा वन को अपरिवर्तनीय क्षति के एक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचने से रोकना है। ब्राजील में आयोजित अमेज़न सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन में वर्षा वन की रक्षा के लिए एक नया साझा एजेंडा अपनाया गया। तो इसके कारण से न्यूज में है, इसके बारे में और देखते हैं। इसमें जो है भाग लेने वाले देश में कौन कौन से हैं, तो बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला शामिल है। तो मैं देश आप लोगों को इसीलिए बताया था। अब जैसे देश आप लोगों को देखिए कि इसमें ब्राजील शामिल है, बोलीविया शामिल है, पेरू शामिल है, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 8 देश हो गए हैं। तो आठों देश जो है, आप आठों देश को आप देख रहे हैं कि ये सभी जो है यहाँ पे ये सभी जो देश हैं वो उन सभी देशों में जो है आपको अमेज़न का फॉरेस्ट आपको जुड़ा हुआ दिखेगा। तो यही देश जो है ये लोग इसके संरक्षण के लिए भी इस तरीके का गठबंधन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से प्रीलिम्स में इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि अमेज़न के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से देश जो है इसमें गठबंधन में शामिल हुए थे या हुए हैं, तो इन्हीं लोग हैं, ठीक है। इन देशों को याद रखेंगे। अमेज़न नदी के मुहाने पर बेलेम में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें सतत विकास को बढ़ावा देने, वनों की कटाई से निपटने और संगठित अपराध को संबोधित करने के लिए एक विस्तृत योजना की रूपरेखा दी गई। अब यहाँ पे मांगों में सभी जो सदस्य देश हैं उसमें देशों से यहाँ पे 2030 तक अवैध वनों की कटाई को समाप्त करने और नए नए तेल की खोज को
रोकने का आह्वान इसमें शामिल है। तो ये दो लोग सबसे दो चीजों का सबसे ज्यादा मांग कर रहे हैं, एक तो वनों की कटाई और दूसरा यहाँ पे तेल की खोज वगैरह भी करने के लिए बहुत ज्यादा है यहाँ पे जो है वन भूमि सबकी यहाँ पे हानि होती है। तो इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए ये देश जो है एक तरीके से संगठन के रूप में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जितना भी न्यूज में करंट अफेयर्स में जो था आज का उसको सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छा लगा होगा तो देखिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा तो काफी अच्छा लगता है उससे। और आप लोग जितना हो सके बेहतर तैयारी कीजिए, मैं बस वही चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।